हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। इससे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसके ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। साथियों, बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला हो गया राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा? सबसे छोटा राज्य गोवा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इससे पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इससे पूछा गया कि जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन देखते हैं, 6 राज्य, 7, 8 या 9। तो इसका राइट आंसर होगा 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव है 23.5 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है या सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। इसके ऑप्शन देखते हैं, चेरापूंजी, शिलांग, मशीनराम मेघालय या कोहिमा। तो इसका राइट आंसर होगा मशीनराम मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा मशीनराम मेघालय में होती है। कहाँ पर? मशीनराम जो मेघालय में स्थित है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। इससे पूछा गया कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। इसका ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तेल बीज उत्पादन या कपास उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि दुग्ध क्रांति, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन है जो यह श्वेत क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। श्वेत क्रांति है जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यदि बात करें कपास उत्पादन है वो सिल्वर क्रांति। ठीक है, कपास उत्पादन इसके अंतर्गत यह सिल्वर क्रांति से संबंधित है। यदि बात करें तेल बीज उत्पादन है वह पीली क्रांति से संबंधित है। किससे? पीली क्रांति। तो आपको याद रखना है कि जो दुग्ध उत्पादन है वह श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन है जो मछली पालन से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित है। तेल बीज उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है और कपास उत्पादन सिल्वर क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन है जो नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो थार का मरुस्थल है वह किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। थार का मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इसका ऑप्शन देखते हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इससे पूछा गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, या गंगा नदी कहाँ से निकलती है। इसका ऑप्शन देखते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक या बद्रीनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा गंगोत्री। जो गंगा नदी है वह गंगोत्री से निकलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि बात करें यमुनोत्री, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। कौन सी, यमुना नदी। और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। आपको इतनी बातें याद रखनी है कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। इसके ऑप्शन है, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। इससे पूछा गया कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। इसका ऑप्शन है, संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा अरबी भाषा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। इससे पूछा गया कि कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। इसका ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। इससे पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। इसे पूछा गया कि तटरेखा, समुद्र तटरेखा है जो किस राज्य की है। इसका ऑप्शन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तटरेखा से लगते हैं, तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तटरेखा से लगते हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तटरेखा से लगते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसका ऑप्शन है, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। यह कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, भाखड़ा नागल बांध यह पंजाब में स्थित है। यह कहाँ पर है, पंजाब में है। और यह सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर, यह सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा में है। और यह महानदी पर स्थित है। कहाँ पर, महानदी पर स्थित है। और सरदार सरोवर बांध यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। इसका ऑप्शन है, महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा या कावेरी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। किसे, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, यह
पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। इसका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। इससे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। इसका ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो इसका राइट आंसर होगा 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, बात करें कि संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची, कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे। तो संविधान के निर्माण के समय 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। यदि बात करें कि वर्तमान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, और 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। ये सब क्या हैं? ये संशोधन के बाद हैं, जो संविधान में संशोधन होता रहता है या इसीलिए अनुच्छेद परिवर्तित होते रहते हैं। तो वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 23 भाग हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इससे पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। इससे पूछा गया कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्च सदन कौन सा होता है। इससे पूछा गया कि भारत का उच्च सदन कौन सा होता है। इसका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। साथियों, भारत का उच्च सदन राज्यसभा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है वह निम्न सदन होता है, वह निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। इससे पूछा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। इससे पूछा गया कि संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है या कौन बुलाता है। इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग एक है। इससे पूछा गया कि भारत में निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है। इसका ऑप्शन है संवैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था, न्यायिक संस्था या गैर सरकारी संस्था। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक संस्था।
भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। इससे पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। इसका ऑप्शन है जनता, संसद, निर्वाचन मंडल या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाचक मंडल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।